साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है न्यूज़ टुडे डेली करंट अफेयर का, यह डेली नहीं हो पा रहा है कुछ व्यस्तताओं की वजह से। मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको डेली का डेली मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की पहल पर शीशम, जिसका साइंटिफिक नाम है डलबर्जिया शिशु आधारित उत्पादों के निर्यात नियमों में ढील दी गई है। ये कहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं? तो देखिए, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये शॉर्ट में हम लोग साइट्स के नाम से जानते हैं। तो साइट्स के 19वें पक्षकारों के सम्मेलन या कहें COP19, साइट्स का COP19 में इन नियमों में राहत दी गई है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि ये साइट्स का जो 19वां COP19 हुआ है, ये कहां पर हुआ है? तो पनामा के पनामा सिटी में इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में जो शीशम है, ये साइट्स में 3 परिशिष्ट हैं या अपेंडिक्स, 3 अपेंडिक्स हैं, तो उसमें से परिशिष्ट 2 में यह शामिल है। इस वजह से शीशम उत्पादों के व्यापार के लिए साइट्स विनियमों का पालन करना आवश्यक होता है। देखिए, परिशिष्ट 2 में होता क्या है? तो देखिए, यहां पर परिशिष्ट 2 में यह उन प्रजातियों की सूची है जिनके वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन यदि इनके व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये विलुप्त हो जाए। इसमें समान दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। साथ ही निर्यात परमिट या पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मंजूरी दी जा सकती है। तो देखिए, अब जो इस पे नियमों में ढील देने पे जो सहमति बनी है, सहमति क्या बनी है कि निश्चित वजन संबंधी नियम का पालन करने पर शीशम की लकड़ी से बने उत्पादों का कितनी भी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। इस निर्णय से लाभ क्या है? जो शीशम हस्तशिल्प के निर्यात था उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि वर्ष 2016 से लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी। शीशम के बारे में बात करें तो शीशम जो है एक पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती मतलब कि ये एक सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल या नेटिव प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति है। इसके वृक्ष पूरे उप हिमालयी क्षेत्र में रावी नदी से लेकर के असम तक पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई वाले प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। COP19 में जो साइट्स का COP19 पनामा सिटी में हुआ है, उसमें जो अन्य निर्णय या डिसीजन लिए गए हैं, उन निर्णयों के बारे में बात करें तो हाथी दांत के नियंत्रित व्यापार के नियमित रूप से अनुमति का प्रस्ताव जो था वो पारित नहीं हो सका। यह प्रस्ताव नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जहां पे अफ्रीकन हाथियों की काफी बड़ी तादाद है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने प्रस्तुत किया था और भारत इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा है। देखिए, वर्ष 1989 में अफ्रीकी हाथी की संपूर्ण आबादी को, पूरी आबादी को जो है वो साइट्स परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध कर दिया गया था। इससे हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लग गया था। अब परिशिष्ट 1 या अपेंडिक्स 1 में क्या होता है? देखिए, यह उन प्रजातियों की सूची है जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। साइट्स इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है यदि इनका आयात वाणिज्यिक नहीं है। यदि यह जो आयात किया जा रहा है या अगर कमर्शियल नहीं है तो व्यापार में छूट दी जा सकती है, उसका व्यापार हो सकता है। यहां देखिए, फिर आगे क्या होता है? बाद में नामीबिया, बोत्सवाना सहित अन्य देशों की हाथी आबादी को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब अब इसका व्यापार हो सकता है। देखिए, समुद्री खीरा कुछ दशाओं में फ्रीली नहीं हो सकता है, कुछ दशाओं में ही व्यापार हो सकता है। समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर को साइट्स के परिशिष्ट 2 में या 2 में शामिल किया गया है। समुद्री खीरा के बारे में बात करें तो समुद्री खीरा एकाइनोडर्म अर्थात समुद्री अकशेरुकी नामक जीव समूह का हिस्सा होता है। ये समुद्र के नितल, जो समुद्र नितल होता है, सी फ्लोर होता है, वहां पर पाए जाते हैं या कह सकते हैं तली में पाए जाते हैं। साइट्स के परिशिष्ट 1, 2 और 3 प्रजातियों की सूचियां हैं। इन प्रजातियों को अतिदोहन से बचाने के लिए परिशिष्टों के माध्यम से, इन अलग अलग परिशिष्टों के माध्यम से अलग अलग स्तरों पर या विविध प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है।
यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रजातियों को परिशिष्ट 1 और 2 में जोड़ना या हटाना अथवा इनके मध्य स्थानांतरण मतलब 1 से 2 में या 2 से 1 में करना केवल कॉप द्वारा ही, जो साइट्स का कॉप है अर्थात जो पक्षकारों का सम्मेलन होता है, इसके द्वारा ही किया जा सकता है। वहीं परिशिष्ट 3 के मामले में ऐसा निर्णय किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी भी समय और किसी भी पक्ष के द्वारा एक तरफा रूप से लिया जा सकता है। तो परिशिष्ट 3 या अपेंडिक्स 3 में क्या है, तो इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित है, साथ ही उस देश ने इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए साइट्स के अन्य पक्षकारों से आग्रह किया है। केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उन्नति परियोजना प्रोजेक्ट उन्नत के तहत मनरेगा श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं, के श्रमिकों की कौशल वृद्धि के लिए उन्नति परियोजना शुरू की थी। इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था, इन श्रमिकों के जो मनरेगा के श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के आंशिक रोजगार को, चूंकि इसमें आंशिक मिलता है, पूरे साल भर रोजगार नहीं तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो आंशिक रोजगार को पूर्ण रोजगार में बदलना और उनकी आजीविका में सुधार करने में मदद करना था इस उन्नत परियोजना का लक्ष्य। ये जो उन्नत परियोजना है इसको 2020 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत से लेकर के अब तक इसको 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के लिए प्रारंभ किया गया था। तो मार्च 2022 बीत चुका है, तो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक केवल 25,000 से कुछ अधिक व्यक्तियों को ही प्रशिक्षित किया गया, जबकि इसका टारगेट क्या था, 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या हुई, फेल रही है। इस परियोजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह अपने टारगेट से काफी पीछे रही है। इस उन्नत परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात करें, इसमें होता क्या है, तो यह परियोजना मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य, वयस्क मतलब 18 से 45 वर्ष का व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करती है। मनरेगा के तहत एक परिवार को 100 दिनों का श्रम कार्य मिलता है, उसी के तहत एक व्यक्ति को इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। देखिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड दिया जाता है मतलब कि जब तक वो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तब तक वो काम कर नहीं पाएगा, तो उस दौरान के लिए उसको एक तरीके से भत्ता दिया जाता है। तो यह स्टाइपेंड अधिकतम 100 दिनों की अवधि के लिए और प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार प्रति परिवार एक कार्यक्रम के लिए दिया जाता है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित 3 स्थापित कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दूसरा है ग्रामीण स्व प्रशिक्षण योजना और जिसे शॉर्ट में RSETI कहते हैं, और तीसरा है कृषि विज्ञान केंद्र। तो इन 3 योजनाओं के तहत मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और मजदूरी हानि जो स्टाइपेंड दिया जाता है, इसके मुआवजे के एवज में स्टाइपेंड का जो पूरा खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन करती है। अब इसी तरह मिलते जुलते जो कुछ अन्य पहले हैं, जैसे कि एक है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की उन्नति परियोजना। इसमें प्रमुख बंदरगाहों के लिए कई पहलों की परिकल्पना की गई है। तो उन्नत परियोजना पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से भी संबंधित है। दूसरा है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो, इसका भी शॉर्ट फॉर्म उन्नति हो जाता है। इसके तहत नैनो सैटेलाइट असेंबली और निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत या प्रस्तावित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिका के संबंध में। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय सरकारें निम्नलिखित मामलों में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। किस मामलों में? जलवायु संबंधी खतरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाइयों के समन्वय में, दूसरा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में, एडॉप्टेशन में, तीसरा है समुदायों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सक्षम बनाने में। देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों का महत्व क्या है, उस महत्व को यदि देखें तो स्थानीय सरकारें जो होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, समुदाय के जो प्रभावित समुदाय उसके सबसे निकट होती हैं, इसलिए आपदा आने पर ये उन तक सबसे आसानी से पहुंच सकती हैं। दूसरी बात, स्थानीय पर्यावरण और आबादी के बारे में इन स्थानीय सरकारों के पास नवीनतम जानकारियां होती हैं। और तीसरा, ये आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में समन्वयकारी भूमिका निभाती हैं। समन्वयकारी भूमिका कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करती हैं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।
स्थानीय सरकारें निम्नलिखित माध्यमों से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं। किन माध्यमों से? पहला, स्थानीय स्तर पर योजना और विनियमन बनाने में भूमिका निभाती हैं। ये मुख्य रूप से उपनियम, बाई लॉ और भूमि उपयोग योजना बनाने तथा भूमि को जोन में बांटने का कार्य करती हैं। दूसरा, उन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करती हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को प्रभावित करते हैं या इनका सामना करने के लिए आवश्यक है। उन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करती हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को प्रभावित करते हैं या उनका सामना करने के लिए आवश्यक है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन हतोत्साहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्थानीय राजकोषीय राजस्व, जिसमें कर, शुल्क और प्रभार आता है, पर निर्णय लेती हैं। आगे बात करते हैं स्थानीय सरकारों की, लोकल गवर्नमेंट की भागीदारी को और मजबूत करने के क्या उपाय हैं। तो देखिए, पहला एक उपाय है कि स्वाभाविक मतलब देशी ज्ञान पर आधारित, जो वहाँ की लोकल जो नॉलेज है उस पर आधारित, और दूसरा पूर्व नियोजित वैज्ञानिक शोधों पर आधारित। तो स्वाभाविक और पूर्व नियोजित अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, दोनों का मत समन्वय भी होना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय निधियों और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित कराने की जरूरत है। तीसरा, मानव संसाधन कौशल ज्ञान और व्यक्तियों तथा समुदायों की नियोजन क्षमताओं के मामले में स्थानीय सरकारों की क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे यहां बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्थानीय सरकारों की भूमिका को रेखांकित करने वाली भारतीय पहले कौन सी हैं? अर्थात इनिशिएटिव कौन से हैं? तो पहला है मीनागढ़ी ग्राम पंचायत, जो कि केरल में है, कि कार्बन उदासीनता, कार्बन न्यूट्रलिटी की अवधारणा जो है, इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची, ऊर्जा उपयोग मानचित्रण, ट्री बैंकिंग आदि शामिल किए गए हैं। दूसरा है पल्ली ग्राम पंचायत जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के ग्रामीणों को जलवायु परिवर्तन समन्वय उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जलवायु परिवर्तन रोशील योजना तैयार की है यहाँ की ग्राम पंचायत ने। तीसरा, तो ग्राम पंचायत क्या है? ये आपके लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके ग्राम पंचायत हो गए, नगर निगम हो गए, ये सब आपके लोकल बॉडीज के तहत आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के तहत। देखिए, अगला है ओडन तरुई पंचायत तमिलनाडु का, इसके पास अपनी पवन चक्की है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM ने वर्किंग पेपर जारी कर अलग अलग वैश्विक अवधारणा आधारित सूचकांकों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया है। जो अलग अलग वर्ल्ड इंडेक्सेस आते हैं उनका विश्लेषण किया क्यों गया है? देखिए, हाल के वर्षों में विश्व के अलग अलग अवधारणा आधारित सूचकांकों में भारत की रैंकिंग और अंकों में गिरावट देखी जा रही है लगातार, जैसे कि हंगर इंडेक्स में हो गया, आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स में हो गया। तो ये सब में आप देखेंगे लगातार भारत की स्थिति जो है वो कमजोर होती गई है, इसकी रैंकिंग घटती गई है। और ये सूचकांक लोकतंत्र, स्वतंत्रता आज जैसे व्यक्तिपरक मुद्दों से संबंधित है, चूंकि डेमोक्रेसी हो गई, फ्रीडम हो गई, ये क्या है, ये इंडिविजुअल से ज़्यादा रिलेट करती है। इन सूचकांकों की रैंकिंग पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सूचकांकों का विश्व बैंक के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सूचकांक संप्रभु रेटिंग्स में 20% तक का भारांश रखते हैं। दूसरी बात, ऐसा करना भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस, ये शॉर्ट में ESG कह सकते हैं, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस संबंधी सूचकांकों को वैश्विक व्यापार या निवेश निर्णयों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के इस वर्किंग पेपर ने 3 अवधारणा आधारित सूचकांकों का विश्लेषण किया है। कौन कौन से ये सूचकांक है? पहला है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, दूसरा है बीडम इंडेक्स, तीसरा है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। देखिए, इन सूचकांकों के साथ रेखांकित किए गए मुद्दे क्या हैं? पहला, ये सूचकांक मुख्य रूप से अज्ञात विशेषज्ञों, मतलब जो भारत का कहना है या जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इनका कहना है कि ये सूचकांक मुख्य रूप से अज्ञात विशेषज्ञों के एक बहुत ही छोटे समूह की राय पर आधारित है। दूसरा, इसमें जिन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जो पूछे जाते हैं, वे व्यक्तिपरक होते हैं, इंडिविजुअल बेस होते हैं, और इस प्रकार लिखे जाते हैं कि उनका निष्पक्ष रूप से उत्तर देना संभव नहीं होता। तीसरा, ऐसे भी प्रश्न हैं जिन्हें इन सूचकांकों के लिए पूछा जाना चाहिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इन सूचकांकों के उपयोग में उपयोग किए गए कुछ प्रश्न सभी देशों में लोकतंत्र का उचित मापन नहीं करते। ये कुछ जो है चीजें या मुद्दे रेखांकित किए गए हैं इस प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। तो यहां हम थोड़ा सा देखते हैं जिन इंडेक्सेस में भारत की स्थिति खराब है, जिन पे विचार किया जा रहा है। पहला फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, जो 3 की बात हम ऊपर किए हैं।
तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, इसका प्रकाशक कौन है? फ्रीडम हाउस। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें भारत को क्या कहा गया है? आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, मतलब यहां पर स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी बीडेम सूचकांक, यह स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की एक संस्था वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी बीडेम द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसमें क्या कहा गया? भारत को चुनावी, यहां पे भारत में चुनावी निरंकुशता है, चुनावी निरंकुशता है। अगला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU डेमोक्रेसी सूचकांक। इसको इकोनॉमिस्ट पत्रिका का प्रकाशन करने वाली एक फर्म की शोध और परामर्श शाखा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट प्रकाशित करती है। इसमें भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA को मंजूरी दे दी है। देखिए, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह लगभग एक दशक के बाद किसी विकसित देश, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विकसित देश है, विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इस समझौते में से निम्नलिखित अपेक्षाएं कौन कौन सी? पहला, अगले 5 वर्षों में अर्थात 2022 से 2027 तक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा करके 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। भारत में कम से कम 10 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे और निवेश के अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। ये जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है? पहला, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी आदि सहित 6000 से अधिक व्यापक क्षेत्रों की भारतीय वस्तुएं ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश कर सकेंगी। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई सेवा उप क्षेत्रों में भी कई तरह की सुविधाएं देने का वादा किया है। तीसरा, व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का भी प्रस्ताव किया गया है। चौथा, समझौते में उत्पाद की उत्पत्ति के नियम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी, SPS उपाय, विवाद निपटान, नेचुरल पर्सन्स, सेवा पेशेवर की आवाजाही आदि को भी शामिल किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो पहला है भू रणनीतिक। देखिए, दोनों देश क्वाड में कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF का हिस्सा है। दूसरा जो क्षेत्र है व्यापार और निवेश का, वर्ष 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का वस्तु निर्यात जो है 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वहां से भारत में आयात जो हुआ है 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मतलब इसमें व्यापार किसकी तरफ झुका हुआ है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तीसरा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। इसमें सामरिक भागीदारी, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता तथा नियमित सैन्य अभ्यास जैसे कि ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रिया हिंद आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST आपसी सहयोग से भारत के लिए अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियां विकसित करेंगे। भारत में नई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एक रोड मैप के तहत एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसके तहत एक विशेषज्ञ उद्योग मंच स्थापित किया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं ये बैटरी से प्राप्त इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये बैटरियां कई तरह की होती हैं, जैसे कि लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल हाइड्राइड, जिंक एयर बैटरियां इत्यादि। हाल के महीनों में देखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की कई घटनाओं के घटित होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इस सहयोग पहल के तहत दोनों पक्षों के बीच अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियां विकसित करने के लिए निम्नलिखित चीज़ों पर भी चर्चाएं हुई हैं। कौन कौन सी? पहला, बैटरी और तापीय प्रबंधन प्रणालियों के मामले में भारतीय वाहनों की जरूरतों तथा जलवायु संबंधी दबावों का आकलन करना। दूसरा, उपयोग के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों का निर्माण करना। उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहन में लिथियम टाइटेनेट बैटरियां और ई-रिक्शा के लिए सोडियम आयन बैटरियां इस्तेमाल करना। स्थानीय रूप से उपयुक्त बैटरी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रदर्शन और सुरक्षा मापदंडों पर डेटाबेस तैयार करना, पूरी तरह से उपयोग कर ली गई बैटरियों की रिसाइकलिंग करना और बैटरी की पूर्ण उपयोग अवधि के दौरान उसके प्रदर्शन में धीरे धीरे गिरावट पर ध्यान देना।
इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुरक्षा के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो भारी उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिए हैं। दूसरा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अवसंरचना स्थापित कर रहा है। कौन? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा, भारतीय मानक ब्यूरो लिथियम आयन बैटरी पैक और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए प्रदर्शन मानदंड जारी करता है। ये मानदंड व्यापक ISO मापदंडों के या मानदंडों के अनुरूप है। आगे जो संक्षिप्त सुर्खियां रही हैं उनको देखते हैं। पहला है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल समस्या पैदा कर सकता है और आयोग की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। अभी हाल ही में चूंकि कई सारी रिट दायर की गई हैं जो भारत सरकार के द्वारा अभी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं गोयल करके, उनको लेकर के, तो ये टिप्पणी वहीं पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 1950 के दशक के 8 वर्षों से कम होकर के वर्ष 2004 से लगभग कुछ 100 दिनों तक ही सीमित रह गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की बात करें तो पहला, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए, जबकि अभी क्या होता है, इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्तों को गैर राजनीतिक मजबूत और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। गैर राजनीतिक मजबूत और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। छोटे कार्यकाल ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त छोटे कार्यकाल के कारण अपने विजन को लागू करने और चुनाव सुधार लाने में असमर्थ हो गया है, क्योंकि जब तक वो अपना विजन लागू करना चाहे तब तक उसका टर्म खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करने के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग उन राज्यों के शासित प्रदेशों में की जा रही जहां इनकी संख्या अन्य समुदायों से तुलना में कम है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, इस फैक्ट को याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुसलमान 6 समुदायों को मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध जन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने की याचिका खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह उन निर्णयों के विपरीत है जो निर्णय किसमें लिए गए थे, केरल शिक्षा विधेयक मामला 1958 और TMA पाई वाद 2002 में, जिसमें यह माना गया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान जो है राज्य स्तर पर की जानी चाहिए, ना कि उससे नीचे स्तर पर। आगे बात करते हैं I2U2। भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 के तहत खाद्य सुरक्षा सहयोग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये I2U2 है क्या? देखिए, I मतलब 2 बार I, U मतलब 2 बार U। तो पहले I का तात्पर्य है भारत, दूसरा I से मतलब इजराइल, पहले U का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे U का मतलब है USA। तो यहां ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में काफी कंफ्यूजन होता है, तो यहां ध्यान रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यहां पे। तो 4 देश इसमें शामिल है I2U2 में, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। इसे जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी एशियाई क्वाड किसे कहते हैं? I2U2 को। और इसमें देखिए भारत और अमेरिका 2 हैं, ये जो क्वाड है एक्चुअल में उसके भी सदस्य हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए पारस्परिक हित के साझे क्षेत्रों पर चर्चा करना है। इसके तहत सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। भारत के लिए I2U2 का महत्व क्या है? देखिए, पश्चिमी हिंद महासागर में अधिक संलग्नता, पश्चिम एशिया के रणनीतिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा आदि। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL एक संदिग्ध साइबर हमले के कारण CDSL में कुछ सेवाएं बाधित हुई हैं। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में जो CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये सरकार के द्वारा पंजीकृत एक शेयर डिपॉजिटरी है। सरकारी स्वामित्व वाली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL इसकी समकक्ष है। जिस तरह बैंक ग्राहकों को अपनी नकद को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करती है, उसी तरह से CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड उपभोक्ताओं को जो शेयर होते हैं उनको अभौतिक या डीमैटेरियलाइज रूप में स्टोर करने में मदद करती है। यह बाजार अवसंरचना में शामिल एक संस्थान है। इसे पूंजी बाजार संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह सभी बाजार सहयोगियों को सेवाएं प्रदान करता है। आगे बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के बारे में।
तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022 के बारे में। तो यह चौथा संस्करण है जो कि 23 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। यह सम्मेलन सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी को दर्शाता है। IPRD का उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार और विमर्श को बढ़ावा देना है। यह एक ट्रैक 1.5 योजना है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों और संस्थानों को संतुलित प्रतिनिधित्व होता है। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात करें तो भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक जो है आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने भारत आसियान रक्षा संबंधों के दायरे को और बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख इनिशिएटिव प्रस्तुत किए हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल, और दूसरा है समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण पर भारत आसियान पहल। आगे बात करते हैं जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिटापट्टी गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अरिटापट्टी में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कारण इसका एक पारिस्थितिक महत्व है। यहाँ महापाषाण संरचनाओं के साथ साथ 16वीं शताब्दी में पांड्यों के शासनकाल के दौरान निर्मित अनाईकोंडन झील स्थित है। तो ध्यान रखिए, अनाईकोंडन झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? पांड्यों ने करवाया था। इस कारण इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से क्षेत्रों को BHS जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 35 BHS हैं, जैव विविधता विरासत स्थल हैं। इनमें मांजुली, उनाकोटी, सिलाचारी गुफाएं, अमरकंटक आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में। तो देखिए, भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को 2022 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एंटरप्रेन्योरल विजन श्रेणी में दिया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रदान किया गया है। वर्मन जो है, अर्थात पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, ये हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं। हरगिला आर्मी क्या है? यह ग्रेटर एडजुटेंट स्टार को विलुप्त होने से बचाने के प्रति समर्पित एक जमीनी स्तर का संरक्षण आंदोलन है। इस आंदोलन की सभी महिलाएं क्या हैं? सभी सदस्य क्या हैं? महिलाएं हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। इसे प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं को मान्यता प्रदान करता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस पर बहुहितधारक साझेदारी मंच के बारे में। इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया था। इस मंच का उद्देश्य AMR एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आंदोलन को उत्प्रेरित करना है। इसके लिए वन हेल्थ स्पेक्ट्रम में सभी स्तरों पर अलग अलग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी वर्ष 2019 में AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप IACG ने सिफारिश की थी। IACG इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इसे प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है सदाड़ी दरबार के बारे में। ध्यान रखें, सदाड़ी दरबार कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए संत सदाराम साहिब की 314वीं जयंती समारोह में भाग लेने हेतु वीजा जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा पर पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल 1974 के तहत दोनों देशों के तीर्थयात्रियों को प्रतिवर्ष कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। सदाड़ी दरबार मंदिर में जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह दुनिया भर के हिंदू भक्तों के लिए पवित्र स्थान है। इसकी स्थापना सन 1786 ईस्वी में संत सदाराम साहिब ने की थी। उन्हें भगवान राम के पुत्र लव का वंशज और भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में लचित बोरफुकन के बारे में। तो देखिए, लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह नई दिल्ली में शुरू होगा। वे 17वीं शताब्दी की अवधि के दौरान असम के अहोम राजवंश के एक सेनापति थे। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट के युद्ध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ उन्होंने 1671 ईस्वी में मुगलों को पराजित किया था। लचित को राजा चक्रध्वज सिंह ने बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया था। बोरफुकन क्या होता है?
तो देखिए, बोरफुकन वस्तुतः एक ऐसे पद या दर्जे को व्यक्त करता है जिसके अंतर्गत कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियां आती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।